दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हम लोग डिजिटल पेमेंट करते थे क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके, तो दोस्तों हम लोग जो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट करते थे उसमें अभी एक चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी आरबीआई के द्वारा एक नई गाइडलाइंस जारी करी गई है क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन करेंगे टोटल में। एक ये रहा पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं क्यूआर कोड के पेमेंट मेथड में। तो पहला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में, ध्यान से समझना, हाल ही में भारत में जो क्यूआर कोड होता है जिसको हम लोग क्विक रिस्पांस कोड के नाम से जानते हैं, इसकी वर्तमान जो प्रणाली है उसकी समीक्षा करने और इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड की ओर बढ़ने के उपाय सुझाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा दीपक पाठक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि दीपक पाठक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो। देखो, इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जो ये डिसाइड कर रही है कि जो पहले हम लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया करते थे उसकी जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे, इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो इंटर आई क्यूआर, इसको मैं आई क्यूआर लिख देता हूँ। हम लोग क्यूआर से, आरबीआई ने बोला है कि हम लोग क्यूआर से आई क्यूआर की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस शिफ्टिंग के लिए आरबीआई ने हाल ही में एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के जो हेड हैं उनका नाम है दीपक पाठक। ठीक है, दीपक पाठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पूरी बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सर ये क्यूआर कोड क्या है और ये इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड क्या है। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे मान लो आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपने फ़ोनपे एप्लीकेशन से पेमेंट करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि फ़ोनपे कंपनी का जो क्यूआर कोड होता है उसको जैसे ही आप फ़ोनपे एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे तो आप उस पर पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि फ़ोनपे एप्लीकेशन का क्यूआर कोड हो और आप पेटीएम से जाकर उसमें स्कैन करेंगे तो वो वैलिड नहीं बताएगा। ठीक है, जिस कंपनी का ऐप आप यूज़ कर रहे हो उसका क्यूआर कोड उसी में वैलिड बता रहा था। तो अभी एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें क्या होगा, किसी भी ऐप का क्यूआर कोड हो, किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड हो, आप उसको स्कैन करोगे किसी भी दूसरे ऐप से तो वो स्कैन हो जाएगा और आपका पेमेंट भी हो जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा, अक्सर आप दुकान पर जाते हुए कोई सामान लेने, तो उसके काउंटर पर जो डिजिटल पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड होते हैं बनाकर रखे जाते हैं, पेटीएम का कोड अलग होगा। ठीक है, फ़ोनपे एप्लीकेशन से अगर पेमेंट करोगे तो उसका क्यूआर कोड एक अलग बना के रखा होगा, इस तरीके से अदर ऐप का अलग रखा होगा। तो जब आप उससे बोलोगे कि भैया हमको पेटीएम फ़ोनपे से पेमेंट करना है, तो वो ये बीच वाला कोड आपको बता देगा, कह देगा भैया इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर लो। और दुकान पर भी उसको एक से ज़्यादा क्यूआर कोड का वो बैनर रखना पड़ता है। अब क्या होगा कि आरबीआई चाहती है कि क्यूआर कोड को वो जनरलाइज कर दें, मतलब सिंगल एक क्यूआर कोड से ही आप पेटीएम, पेटीएम, फ़ोनपे, इसके अलावा मोबीक्विक, एयरटेल, किसी भी पेमेंट वॉलेट के माध्यम से आप उसमें पेमेंट कर पाओ। तो ये पूरा सिस्टम है। इसकी जो कमेटी है दीपक पाठक उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसमें देखो ये जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर दिया है कि पेटीएम, फ़ोनपे और अदर पेमेंट कंपनीज विल हैव टू शिफ्ट, उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड। इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड सिस्टम में उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। उसके लिए डेडलाइन दे रखी है आरबीआई ने, मार्च 2022 तक का समय दिया गया है, उससे पहले ही उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए। आगे चलते हैं, इसको लेकर और क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, पहले तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो समझो कि ये जो क्यूआर कोड होता है इसको 1990 में जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है डेंसो वेव, उसने इसकी खोज करी थी जिसको एक मशीन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्यूआर कोड
आरबीआई के द्वारा हटाया जा रहा है। तो एक पुरानी व्यवस्था जो बनी हुई थी उसको हटाया जा रहा है, इसका नाम है मालिकाना क्यूआर कोड। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपराइटरी क्यूआर कोड, यानी कि प्रोपराइटी मालिकाना का मतलब ये हुआ कि जैसे अब वो क्यूआर सिस्टम आरबीआई हटा रही है जिसमें कि फ़ोन पे का जो क्यूआर है उसको फ़ोन पे एप्लीकेशन ही एक्सेस कर पा रहा था, यानी कि उसका जो खुद का मालिकाना हक था उस क्यूआर कोड पर, वो सिस्टम अब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो प्रोपराइटरी क्यूआर कोड है, अब इसको वैनिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि मालिकाना क्यूआर कोड यानी कि प्रोपराइटरी क्यूआर कोड से इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड, यानी कि जिसमें किसी भी कंपनी का क्यूआर कोड कोई भी स्कैन कर सकता है, उस वाले मोड में स्थानांतरित होने के लिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए आरबीआई ने टाइमलाइन समय सीमा क्या रखी है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ 31 मार्च तक का आखिरी समय दिया गया है। उससे पहले सभी को अपने जो क्यूआर कोड सिस्टम है उससे उनको एंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जनवरी से लेकर पूरे सितंबर तक के करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। आप 3-3 महीने के करंट अफेयर्स ले सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इनके 3-3 महीने के बंच हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जाकर उसको आप किसी भी टाइम परचेज़ कर सकते हैं। अभी उस पर एक ऑफ़र भी चल रहे हैं, तो ये बंचेस आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेविस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देखो पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है इसको लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं लेविस हैमिल्टन का फोटो जिन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। दोस्तों इस बार यानी कि 2020 में अभी तक बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, और जनवरी से लेकर पूरा अक्टूबर तक आज की डेट में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसका पूरा लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सो दैट आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। सारे नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पर आपको सिर्फ रिवीजन करना है। पहले क्या है देखो, शुरुआत जनवरी से हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से, तो उसको वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता है। आपको सिर्फ वो वाले ऑप्शंस याद रखने हैं जिसको लेविस हैमिल्टन ने नहीं जीता है। लेविस हैमिल्टन इतना शानदार खिलाड़ी है कि लगभग हर एक ग्रैंड प्रिक्स को वही जीत रहा है, वही जीतता है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को लेविस ने, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस ने, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लेविस ने, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को भी लेविस ने, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को पियरे गैस्ले, इसके बाद में टक्सन ग्रैंड प्रिक्स को भी लेविस ने, इसके बाद में रशियन ग्रैंड प्रिक्स को वोल्टारी बोटास ने, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स को लेविस ने, और पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को लेविस ने। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दोस्तों मोटिवेशन भी हमें मिलती है कि देखो यार, ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे प्लेयर जो होंगे वो कम मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत सभी कर रहे होंगे, लेकिन टैलेंट देखो लेविस हैमिल्टन का कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग सारे आप देखोगे 90% से ज़्यादा जगह पर लेविस का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। मतलब इंसान अपने आप को चाहे तो वो कितना शानदार बना सकता है कि अगर वो चाहे तो उसके आसपास भी कोई ना भटके। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? फोकस। उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक बार फिर से बोलूँगा, फोकस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में भी 24 घंटे हैं, किसी दूसरे के पास में भी उतना ही समय है। उस पूरे समय को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, बस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप दूसरे से कितना आगे बढ़ोगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में किसी कॉमेडी वीडियो या फिर गाने सुनने लगते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, जबकि उसी टाइम को बचाकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज ऐसा ही चलता रहेगा। क्वेश्चन है कि देखो, अभी मैं बताता हूँ कि हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात में 3 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। तीनों के बारे में मैं बता चुका, 2 के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीसरा अभी बताने जा रहा हूँ।
एक तो हमने बताया था वो किसानों के लिए एक योजना थी जिसमें कि सुबह 5 बजे से लेकर 16 घंटे बिजली दे जाएगी, उसको सूर्योदय योजना बताई थी। दूसरी हमने बताई थी गिरनार रोपवे बताया था, दूसरी हो गई। तीसरी अभी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक हॉस्पिटल बनाया है। तो पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये जो हॉस्पिटल है ये अहमदाबाद में स्थित है। ये जो हॉस्पिटल है ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। आप देख सकते हैं ये जो हॉस्पिटल है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स यूएन मेहता पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल इन अहमदाबाद। ये इसका पूरा नाम रखा गया है यूएन मेहता पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। गुजरात के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर, गवर्नर इसके हो जाएंगे आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे विजय रूपानी। ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करी जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा हो जाएगा कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन सेंचुरी। तो ये सभी जो सेंचुरीज हैं ये गुजरात में हो जाएंगे। इसको भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि किसे भारतीय फैंटेसी खेल संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में विमल जुल्का। हाल ही में विमल जुल्का, गुटका नहीं, विमल गुटका नहीं, विमल जुल्का। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा फैंटेसी गेम जैसे ड्रीम 11 और ये सब जो आजकल गेम चल रहे हैं इसका बाजार बहुत बड़ा है और इसी के लिए हाल ही में विमल जुल्का को अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो FIFS का इस्तेमाल किया गया है, मतलब हुआ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो विमल जुल्का का फोटो देख सकते हैं जिसको हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो समझना कि अक्टूबर 2020 में कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सूडान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूडान देश जो है, यहाँ पर देखो बता देता हूँ, सूडान। ठीक है, तो ये जो सूडान देश है ये इजराइल को मान्यता देने वाला हाल ही में तीसरा देश बना है। पहले इससे कौन कौन से देश इजराइल को मान्यता दे चुके हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये दो देश हैं जो कि पहले इसको मान्यता दे चुके हैं और सूडान अभी तीसरा देश बना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों समझना है कि आपको पहले सूडान इसका मैप दिखाता हूँ। दोस्तों इजराइल देश के बनने की कहानी थोड़ी सी बहुत मतलब अजीब कहानी है। इसके लिए जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हो कि इजराइल देश बना कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। जब ये इजराइल देश बना था, बहुत छोटा सा देश है। इसके आसपास में देखो इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, चारों तरफ से मतलब कोई भी ऐसा साइड नहीं है जहाँ से ये घिरा ना हो किसी न किसी देश से। तो जब ये चूँकि हर तरफ से घिरा हुआ देश था तो इसके जो आसपास के देश थे वो इसको इलीगल मानते थे, सोचते थे कि इजराइल जो है इलीगल कंट्री है और इसको डिमोलिश करना चाहते थे। इन सभी देशों ने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन इजराइल इतना शक्तिशाली देश है कि उस पर कोई भी देश विजय हासिल नहीं कर पाया। उल्टा इजराइल ने सबको धो धो कर मारा। इजराइल ने सभी देशों को हरा दिया और बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसमें इजराइल की जीत हुई। तो क्या हुआ कि वो फाइट तो ख़त्म हो गई, इसके आसपास के जो देश थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इजराइल को कभी भी देश का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन बाद में अलग अलग देशों ने फिर से उस पर आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी देश कभी भी इजराइल को हरा नहीं पाया। तो फाइनली अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
अभी हाल ही में समझौता करवाया है इजराइल यूएई के बीच में, जिससे कि धीरे धीरे कुछ देश अब इसको मान्यता दे रहे हैं। और हाल ही में आपको पता है यूएई और बहरीन इसको पहले से ही मान्यता दे चुके हैं। बहरीन और यूएई इसको मान्यता दे चुके हैं और सूडान ने अभी दे दी है। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे पड़ोसी देश हो गए हैं जिन्होंने इजराइल को अब मान्यता प्रदान कर दी है। और धीरे धीरे हो सकता है बाकी के देश भी अगर इसको मान्यता दे देंगे तो इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर कभी भी शांति नहीं होती थी, थोड़ी शांति बनेगी। इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम, प्राइम मिनिस्टर का नाम सभी लोग जानते होंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और ये पीएम मोदी के खास मित्र भी हैं। आपने कई बार इनका फोटो देखा होगा पीएम मोदी के साथ में। क्वेश्चन बनेगा, एक रिपोर्ट आई है इंडिया टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020 रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों की सूची 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है घरेलू पर्यटकों के मामले में 2019 में पहले स्थान पर आया है। आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताजमहल देखने आते होंगे, और भी कई आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, ये सब घूमने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, उस मामले में 2019 में यूपी पहले स्थान पर आया है। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2020, इसको टूरिज्म मिनिस्ट्री पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो डोमेस्टिक जो घरेलू टूरिस्ट होते हैं उस मामले में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है तमिलनाडु और तीसरे पर आता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अगर हम लोग देखें फॉरेन टूरिस्ट विजिट 2019 में, मतलब विदेशी पर्यटकों की अगर हम लोग सूची देखें तो पहले स्थान पर आता है तमिलनाडु, दूसरे पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे पर आता है उत्तर प्रदेश। ये 3 नाम इसमें आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को आईटीबीपी की कौन सी स्थापना बनाई गई है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि 24 अक्टूबर को आईटीबीपी की 59th स्थापना दिवस बनाई गई है। किसकी? आईटीबीपी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईटीबीपी राइजिंग डे जो कि इस 24 अक्टूबर को इसकी 59th राइजिंग डे बनाई गई है। आईटीबीपी का उदय 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत करी गई थी। इस समय इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है एसएस देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं जिसमें कि पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, उस वाले सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसा इस नियम को लागू करने से आप देखेंगे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी इन द कंट्री टू ऑपरेशनलाइज पीएफएमएस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब क्या होगा, जितना भी जो पैसा ट्रांसफ़र होता है उसमें लोगों सरकार की जवाबदेही बनेगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता आएगी। जम्मू एंड कश्मीर की जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में करी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें और लाइक और शेयर करते रहें।